हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 26 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो विश्व टीबी दिवस से संबंधित है। तो विश्व टीबी दिवस यानी कि वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है विश्व टीबी दिवस की? यस, वी कैन एंड टीबी, ये इस बार की थीम है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो टीबी के स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाना। इस उद्देश्य से यह दिवस हर वर्ष मनाया जाता है और ये दिन लोगों, संगठनों और सरकारों को टीबी उन्मूलन के लिए अपने प्रयास तेज करने के लिए प्रेरित करता है। इस दिवस के लिए 24 मार्च की ही तारीख क्यों चुनी गई? क्योंकि 1882 में 24 मार्च के दिन ही रॉबर्ट कोच ने टीबी के जीवाणु या जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसकी खोज की थी। देखिए, इस टॉपिक में साइंस का भी क्वेश्चन है, साइंस में बायोलॉजी का क्वेश्चन है और प्लस करंट का भी क्वेश्चन है। तो दो सब्जेक्ट आपके एक साथ कवर हो रहे हैं। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे और उसके लिए घटना चक्र पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये क्वेश्चन हमेशा मिल जाएगा कि टीबी किसके कारण होता है। ये पूछता है क्वेश्चन जीवाणु से, विषाणु से या कवक से, या इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। तो जीवाणु से होने वाला रोग है टीबी, और जीवाणु का नाम क्या है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो दिवस का नाम तो याद ही रखिएगा, इसका थीम तो याद ही रखिएगा, साथ में टीबी के बारे में भी याद रखिएगा कि ये एक जीवाणु जनित रोग है और ये मुख्य रूप से शरीर में फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसके प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? तो लगातार खांसी होना, बुखार होना, रात में पसीना आना और वजन कम होना। ये सारे लक्षण अगर किसी में हैं तो उसको टीबी की जांच करानी चाहिए। इसके बचाव के क्या उपाय हैं? क्या उपाय करके हम इससे बचाव कर सकते हैं? तो स्वच्छता बनाए रखिए, सबसे ज़रूरी। उचित वेंटिलेशन ज़रूरी है और बीसीजी टीकाकरण। टीबी के उपचार के लिए कौन सा टीकाकरण होता है? तो बीसीजी टीकाकरण होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, WHO ने टीबी उन्मूलन के लिए किस वर्ष तक का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक का लक्ष्य रखा है WHO ने, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 के तहत इस लक्ष्य को रखा गया है 2030 तक टीबी को समाप्त करने का। भारत सरकार 2025 तक टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखी थी, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया है। तो अगर ये भी क्वेश्चन है कि भारत का लक्ष्य कब तक का था, तो भारत का लक्ष्य 2025 तक का था। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट से संबंधित। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो स्विट्जरलैंड स्थित संस्था IQ एयर द्वारा इसको जारी किया जाता है। और वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 में ये बताया गया है कि वैश्विक स्तर पर सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश जो है वो पाकिस्तान है। कल भी हम लोग जो करंट अफेयर्स डिस्कस किए थे उसमें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक डिस्कस किए थे, उसमें भी पाकिस्तान पहले नंबर पे था। आजकल हर रिपोर्ट में पाकिस्तान टॉप कर रहा है। तो ये दोनों रिपोर्ट को कंबाइन करके आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भी पाकिस्तान पहले नंबर पे है और विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भी पाकिस्तान पहले नंबर पे है। सेकेंड नंबर पे है बांग्लादेश, थर्ड नंबर पे है तजाकिस्तान, फोर्थ नंबर पे है चाड और फिफ्थ नंबर पे है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत 6ठे स्थान पे है। भारत की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इतने प्रयासों के बावजूद भी भारत 6ठे स्थान पे है। तो ये जो रिपोर्ट है ये 143 देशों और क्षेत्रों के 9,446 शहरों में स्थित 40,000 से अधिक मॉनिटरिंग स्टेशनों के आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई है। और अध्ययन का मुख्य आधार जो है वो PM 2.5 यानी कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के स्तर के आधार पर जांच की जाती है, जो अत्यंत ही सूक्ष्म कण होते हैं और मानव शरीर में गहराई तक प्रवेश कर गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करते हैं। PM 2.5 का मतलब हुआ वो पार्टिकुलेट मैटर जो 2.5 माइक्रोमीटर के होते हैं या उससे छोटे होते हैं। तो ये जो अध्ययन है इसका मुख्य आधार ये PM 2.5 ही होता है। इसी के स्तर के आधार पर ये सूचकांक तैयार किया जाता है।
अब शहरों की बात करें तो शहरों में सबसे प्रदूषित कौन सा शहर है, तो उत्तर प्रदेश का लोनी विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है। वही दूसरे नंबर पे है चीन का होतान, थर्ड नंबर पे है मेघालय का बर्नी घाट और चौथे नंबर पे है दिल्ली। दिल्ली में लगातार प्रदूषण नियंत्रण के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। अभी दिल्ली सरकार द्वारा ग्रीन बजट पेश किया गया है यही प्रदूषण से ही की वजह से। तो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं दिल्ली सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा भी, बट अभी स्थिति में वैसी सफलता नहीं देखने को मिली है। दुनिया के 25 सबसे प्रदूषित शहरों में अधिकांश जो शहर है वो भारत, पाकिस्तान और चीन में स्थित हैं, जिनमें भारत के कई शहर तो ऐसे हैं जो शीर्ष स्थानों पर बने हुए हैं। तो भारत, पाकिस्तान और चीन की स्थिति प्रदूषण के मामले में बहुत खराब है। और रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि विश्व के 91% देश WHO द्वारा निर्धारित PM 2.5 मानकों से अधिक प्रदूषण स्तर का सामना कर रहे हैं। केवल 9% ही ऐसे देश हैं जो WHO के मानकों को पूरा कर पा रहे हैं। तो वैश्विक स्तर पे भी स्थिति बहुत खराब बनी हुई है और भारत के स्तर पे अगर हम लोग अपने देश की बात करें तो यहाँ भी स्थिति अच्छी नहीं है। शहरों में तो टॉप कर रहा है हमारा शहर, तो इसलिए और ऐसे वैश्विक स्तर पे देश की भी बात करें तो छठा स्थान कोई खास अच्छा स्थान नहीं है। तो इस पे भी काम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट टॉपिक इंदिरम्मा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस योजना से संबंधित है। ये तेलंगाना सरकार की एक योजना है। तेलंगाना सरकार ने अपने बजट 2026-27 में इस योजना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य राज्य के सभी परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। ये एक सार्वभौमिक कल्याणकारी पहल है। सार्वभौमिक कल्याणकारी पहल का मतलब क्या हुआ, इसमें आय या सामाजिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब गरीब हो, मध्यम वर्ग के लोग हो या संपन्न वर्ग के लोग हो, सब इसके दायरे में आएंगे, सबके लिए ये योजना लागू होगी। और इस योजना के तहत राज्य के लगभग 1.15 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर दिया जाएगा। ये योजना लागू कब से होगी, तो 2 जून 2026 से इसको लागू किया जाएगा। और ये योजना मुख्य रूप से उन लोगों के लिए लाई गई जिसमें किसी परिवार का जो कमाने वाला सदस्य होता है, जो नौकरी पेशा या घर का मेन खर्च चलाने वाला व्यक्ति है, उसकी अचानक मृत्यु हो जाने से जो स्थिति उत्पन्न होती है कि उस परिवार में आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है, तो उस संकट से निपटने के लिए मेनली ये योजना लाई गई है। क्योंकि वैसी स्थिति में अगर 5 लाख रुपए का किसी को सहयोग मिल जाता है तो वो बहुत बड़ी रकम होती है। तो मेनली उसी उद्देश्य से ये तेलंगाना सरकार द्वारा इंदिरम्मा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस योजना लाया गया है। और ये सभी वर्गों के लिए, इसमें इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि BPL परिवार या गरीब या OBC SC ST, ऐसा नहीं है। ये सब पे लागू होता है, गरीब हो, मध्यम वर्ग हो और संपन्न हो। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इस योजना की। नेक्स्ट टॉपिक सेबी से संबंधित है। तो सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त हुए हैं। किनको नियुक्त किया गया है, तो KV रमना मूर्ति को सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा सेबी का नया पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। ये घोषणा कब की गई, तो 25 मार्च 2026 को इसकी घोषणा की गई है। और मूर्ति जो हैं वो 3 वर्षों के लिए इस पद पर नियुक्त हुए हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। और एक पूर्णकालिक सदस्य सेबी के मुख्य नेतृत्व का हिस्सा होता है, जो दिन प्रतिदिन के कामकाज और निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होता है। भारत में स्टॉक एक्सचेंज या कैपिटल मार्केट ये सब से रिलेटेड जो भी इशू होते हैं, इन सब की देखरेख सेबी ही करता है। इस नियुक्ति के साथ ही अब सेबी में 4 पूर्णकालिक सदस्य हो गए। इसके साथ ही कई अन्य अधिकारी भी हैं, लेकिन पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या अब 4 हो गई है। सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी और यह 1992 में एक वैधानिक निकाय बन गया था। इसके मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं, तो निवेशकों की हितों की रक्षा करना, यानी कि इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करते हैं उनके हितों की रक्षा करना, प्रतिभूति बाजार यानी कि सिक्योरिटी मार्केट का विनियमन,
पूंजी बाजार यानी कि कैपिटल मार्केट के विकास को बढ़ावा देना। तो ये जो भी मार्केट से सिक्योरिटी और कैपिटल मार्केट से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, इन सब की देखरेख सेबी के द्वारा की जाती है भारत में। नेक्स्ट टॉपिक, इंटरनेशनल डे ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। ये कब मनाया जाता है? तो ये 25 मार्च को मनाया जाता है और ये दिवस एक वार्षिक आयोजन है जो गर्भधारण से ही जीवन के मूल्य और गरिमा को मान्यता देने के लिए समर्पित है। इस प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो पोप जॉन पॉल द्वितीय, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, जिन्होंने इसे जीवन के पक्ष में एक सकारात्मक विकल्प बताया था। 25 मार्च की ही तारीख क्यों चुनी गई इंटरनेशनल डे ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड दिवस मनाने के लिए? तो इसलिए क्योंकि यह यीशु मसीह के जन्म या गर्भधारण का प्रतीक है, इसलिए 25 मार्च की तारीख चुनी गई है। आपको पता होना चाहिए कि अल सल्वाडोर 1993 में इस दिन को जन्म लेने के अधिकार के दिवस के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश बन गया। तो इस दिवस को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश कौन है? तो अल सल्वाडोर। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा विश्व जल दिवस सम्मेलन 2026 से संबंधित। तो जल शक्ति मंत्रालय ने 23 मार्च को नई दिल्ली में विश्व जल दिवस सम्मेलन 2026 का आयोजन किया और इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने भी भाग लिया है। सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो जल के लिए उद्योग, ये इस सम्मेलन का मुख्य विषय था और इस सम्मेलन ने सतत जल प्रबंधन में संवाद, नवाचार और सहयोग के लिए एक राष्ट्रीय मंच प्रदान किया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से 700 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो इस सम्मेलन में अलग अलग क्षेत्र जैसे उद्योग, नवाचार, इन सभी से अलग अलग क्षेत्रों से 700 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। इस कार्यक्रम के दौरान जल शक्ति हैकाथॉन के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया और ये पुरस्कार जल क्षेत्रों में किए गए प्रभावशाली नवाचार यानी कि इनोवेशन को उजागर करता है। जल क्षेत्र में किए गए प्रभावशाली इनोवेशन के लिए ही ये पुरस्कार दिया जाता है, जल शक्ति हैकाथॉन। और ये जो सम्मेलन है ये विश्व जल दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में ये सम्मेलन आयोजित किया गया, विश्व जल दिवस सम्मेलन। और ये दिवस जो है विश्व जल दिवस, ये 1993 से हर साल मनाया जाता है। पहली बार 1993 में मनाया गया था और उस समय से हर वर्ष इसको मनाया जाता है। और इस बार विश्व जल दिवस की थीम क्या थी? तो जल और लैंगिक समानता, ये इस बार विश्व जल दिवस 2026 की थीम थी और नारा था जहाँ जल बहता है वहाँ समानता पनपती है। तो इस नारा और इस विषय के साथ इस बार विश्व जल दिवस 2026 में मनाया गया है। ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।